गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्नेहित छात्राओं, संस्कृत साहित्य की क्लास में मैं कुमार संतोष आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। नूतन वर्ष में प्रविष्ट होने वाली छात्राओं, आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित लघु सिद्धांत कौमुदी का एक प्रमुख प्रकरण वर्तमान में आपके पाठ्यक्रम में चल रहा है और आज का जो प्रकरण हम पढ़ाने जा रहे हैं वो संज्ञा प्रकरण से संबंधित है। और उसमें आपने जो 10वां सूत्र पढ़ा था संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत तुल्यायस प्रयत्नम सवर्णे। तुल्यायस प्रयत्नम सवर्णे सूत्र क्या कहता है कि जिन वर्णों के उच्चारण स्थान और जिन वर्णों के आभ्यंतर प्रयत्न एक जैसे हो वो क्या होते हैं, सवर्ण संज्ञक होते हैं। क्या होते हैं? सवर्ण संज्ञक होते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को ये स्मरण रखना है क्या कि तुल्यायस प्रयत्नम सवर्णे जो सूत्र है वो कौन सी संज्ञा करता है। तो सनद रहे, तुल्यायस प्रयत्नम सवर्णे जो सूत्र है वो स्वर्ण संज्ञा विधायक सूत्र है। कहता क्या है कि जिन वर्णों के उच्चारण स्थान एक जैसे हों और उनके आभ्यंतर प्रयत्न एक जैसे हों वो वर्ण क्रम से क्या होंगे, सवर्ण संज्ञक होंगे, यानी एक ही जाति के एक ही वर्ण के माने जाएंगे। इसलिए आपको जो उच्चारण स्थान है प्रमुख उनका ज्ञान होना परम आवश्यक है। तो प्रमुख सूत्रों के माध्यम से उच्चारण स्थान के जो प्रमुख सूत्र हैं उनके माध्यम से हम आज की इस वीडियो में आपसे परिचर्चा करेंगे कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है और उन वर्णों की क्या संज्ञा होती है। क्योंकि संज्ञा प्रकरण पढ़ रहे हैं तो उसमें संज्ञा से संबंधित विविध सूत्र ही काम में आ रहे हैं। तो प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो का बिना किसी विलंब के। तो उच्चारण स्थान में आप पहला सूत्र पढ़ेंगे ए कु है विसर्जनीय नाम कंठ है। ए कु है विसर्जनीय नाम कंठ है। ये सूत्र क्या कहता है कि आकार के वर्ग है और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। कौन कौन से वर्ण ध्यान रखने, एक बार पुनः देख लीजिए। आकार दोनों प्रकार के ए या आ, आकार के वर्ग है और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। और इन वर्णों को कंठ वर्ण की संज्ञा के नाम से जाना जाता है। तो जितने भी आपके कंठ वर्ण हैं वो परस्पर क्या होंगे, सवर्ण संज्ञक होंगे। ये आपको स्मरण रखना है। दूसरा प्रमुख सूत्र आप पढ़ेंगे ई चू ये सानाम तालु। ई चू ये सानाम तालु। ये सूत्र क्या कहता है, इकार च वर्ग ये और से, सनद रहे ये से देख लेना। इकार च वर्ग ये और से, इन वर्णों का उच्चारण स्थान होता है वो तालु होता है और इन वर्णों को तालव्य के नाम से जाना जाता है। तालव्य वर्ण कौन कौन से हैं उसके लिए आपको ये सूत्र स्मरण रखना है। ई चू ये सानाम तालु। वो क्या कहता है कि इकार च वर्ग ये और से का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालव्य होता है और इन वर्णों को तालव्य वर्ण की संज्ञा दी जाती है। अब आगामी सूत्र पढ़ते हैं। आगामी सूत्र क्या है आपका, रिटूर सा नाम मूर्धा। रिटूर सा नाम मूर्धा। ये क्या कहता है, ऋकार टे वर्ग रे और से देख लीजिए यहाँ पर कौन सा आ रहा है, से। इन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है और इन वर्णों को मूर्धन्य वर्ण की संज्ञा से विभूषित किया जाता है। यदि मूर्धन्य वर्ण कौन कौन से होते हैं ये प्रश्न आ जाता है यदा कदा। विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाने लगे हैं। तो आपको उत्तर देना होगा ये सूत्र स्मरण के इस सूत्र के साथ कि री टूर सा नाम मूर्धा। ऋकार टे वर्ग रे और से, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा, और ये वर्ण क्या कहलाएंगे, मूर्धन्य वर्ण कहलाएंगे। आगे चलते हैं। आगामी सूत्र है आपका री तुलसानाम दंतः। री तुलसानाम दंत। ये सूत्र क्या कहता है, ऋकार टे वर्ग ले और से पर ध्यान दे लीजिए आप। से कौन सा आ रहा है, तो ये दंतुल सकार है। ऋकार तवर्ग ले और से, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, दंता।
और इन वर्णों को दंत वर्ण की संज्ञा दी जाती है। यानी दंत वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो उसका उत्तर होगा री, ते वर्ग, ले और से, ये वाला। तो ये वर्ण क्या होंगे आपके, दंत वर्ण कहलाएंगे। आगामी सूत्र पढ़ते हैं, उपधमानीयानाम ओष्ठे। उपधमानीयानाम ओष्ठे, ये सूत्र क्या कहता है, उकार, पवर्ग, पे और पे, ये दो वर्ण हैं पे और पे, यानी कि पे और पे के आगे ये अगर ये सिंबल लगा देते हैं तो वो क्या माना जाता है, आपका उपधमानीय वर्ण माना जाता है। तो उकार, पवर्ग, पे और फे का उच्चारण स्थान क्या हुआ, ओष्ठ, यानी ओष्ठ की सहायता से इन वर्णों का उच्चारण किया जाएगा। आगे चलते हैं, यमन गणना नाम नासिका। यमन गणना नाम नासिका, ये क्या कहता है, प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है, वर्ग होते हैं 5 कई चटते पे, ये 5 वर्ग होते हैं और इन पांचों वर्गों के अंतिम जो वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, उनका उच्चारण नासिका अर्थात नासिक के वर्ण की संज्ञा दी जाती है और ये नासिक के वर्ण होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है, यानी पे ये जो वर्ण है इनके अंतिम वर्ण होते हैं ये मांग ना, तो इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो नासिका की सहायता से किया जाता है। तो ये नासिक का वर्ण हुए। अब आगे चलते हैं, ए दई तो कंठ तालु। आगामी सूत्र आपका यही है, ए दई तो कंठ तालु। ये क्या कहता है, ए दई तो कंठ तालु, कि एकार और ऐकार यानी दोनों प्रकार के ए और ऐ, दोनों ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ तालु। ये दोनों संयुक्त स्वर हैं, यानी कि इनका उच्चारण जो निर्माण हुआ है ए प्लस ई के संयोग से बने हैं। ए प्लस ई के संयोग से आपका ए बनता है। तो ध्यान रखना, ए का उच्चारण स्थान तो क्या होता है, कंठ, और ई का क्या होता है, तालु। तो ये ए और ऐ का जो उच्चारण स्थान है वो क्या हुआ, कंठ तालु। आगामी सूत्र पढ़ेंगे आप, ओ दौ तौ कंठोष्ठ। ओ दौ तौ कंठोष्ठम, ये क्या कहता है, ओकार और औ, यानी ओ और औ, ओ और औ इन दोनों वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो क्या होता है, कंठोष्ठ होता है। ओ और औ भी सनद रहे दोनों संयुक्त स्वर हैं, क्योंकि इनका निर्माण भी ए प्लस उ के संयोग से हो रहा है। ए प्लस उ के संयोग से गुण संधि होने पर क्या होता है, ओ बनता है। तो ए का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है, और उ का क्या होता है, ओष्ठ होता है। तो ये जो दोनों वर्ण हैं किसके नाम से जाने जाएंगे, कंठोष्ठ वर्ण के नाम से जाने जाएंगे। हो गया क्लियर। आगे चलते हैं, उच्चारण स्थानों में ही वकारस्य दंतोष्ठम। आगामी सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठम। वे वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है वो दंतोष्ठ होता है। केवल एकमात्र वर्ण है दंतोष्ठ और उस वर्ण का नाम होता है वकार। वे वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंतोष्ठ, और एकमात्र वर्ण है आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित, उसका नाम होता है क्या, वकारस्य दंतोष्ठम। आगामी सूत्र है आपका जिव्यामूल्यस्य जिव्यामूलम। जो जिव्यामूल्य वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान क्या होता है, जिव्या का मूल होता है। यानी के और खे के आगे ये सिंबल लगा देते हैं हम, तो वो वर्ण क्या माने जाएंगे, जिव्यामूल्य वर्ण माने जाएंगे। दोनों यानी के और खे के आगे क्या लग गया, ये सिंबल लग गया, जिव्यामूल्य का सिंबल है, तो वो वर्ण क्या माने जाएंगे आपके, जिव्यामूल्य। और जिव्यामूल्य से जिव्यामूलम, जिव्यामूल्य जो वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान जिव्या होता है, जिव्यामूल्य। अंतिम सूत्र है नासिका अनुस्वारस्य। नासिका अनुस्वारस्य यानी अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, नासिका। यानी नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका। अनुस्वार किसी भी शब्द के ऊपर, किसी भी वर्ण के ऊपर अगर अनुस्वार लग जाता है तो समझ लीजिए वो वर्ण भी क्या माना जाएगा, आपका नासिक वर्ण माना जाएगा। तो ये हैं आपके प्रमुख उच्चारण स्थान। और ये वर्ण क्या होते हैं, परस्पर सवर्ण संज्ञक होते हैं,
क्योंकि आप जब सूत्र पढ़ रहे हैं संज्ञा प्रकरण में तुल्यायस प्रयत्नम सवर्णे, वो सूत्र यही कहता है क्या कि जिन वर्णों के उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न एक जैसे होते हैं वो वर्ण क्या होते हैं, परस्पर सवर्ण संज्ञक होते हैं। तो सनद रहे ए, पहला सूत्र जैसे आप देखें ए कुम है विसर्जन नाम कंठ है। ये सूत्र क्या कहता है आपका, आकार कै वर्ग है और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ। तो ये सारे के सारे जो वर्ण हैं वो परस्पर क्या है, सवर्ण संज्ञक हैं। क्या है, सवर्ण संज्ञक हैं, मतलब एक ही जाति के हैं, एक ही वर्ण के हैं। ये आपको स्मरण रखना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे आभ्यंतर और बाह्य जो प्रयत्न होते हैं, प्रयत्नों के संबंध में जानकारी प्रदान करेंगे। इसी सूत्र से संबंधित हैं प्रयत्न भी। प्रयत्न द्विधा संधि द्विधा भवति, प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक आभ्यंतर प्रयत्न और एक बाह्य प्रयत्न। तो दोनों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में ये जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे। और तब तक आपके लिए जो जिन सूत्रों का हमने अध्यापन कार्य करवा दिया गया है उन सूत्रों को आप दोहराते रहिए, याद करते रहिए और अपने अध्ययन को एक गति और दिशा प्रदान करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय हिंद।